एक मिनट जलील साहब मैं आ रहा बीच में, मैं आया बीच में। गौरव भाटिया, ये बात तो गौरव भाटिया मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, एक सेकंड। हाँ इम्तियाज जी, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। इम्तियाज जलील, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। गौरव भाटिया, कल को आप कहेंगे ओवैसी के नाम से वो मुसलमान लगते हैं तो इसलिए उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, या उनके हुलिये से वो मुसलमान लगते हैं इसलिए उनको हुलिया बदल लेना चाहिए। सुनिए, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वैसा उन्होंने नाम रखा अपनी पार्टी का। सुनिए, अब इनको चुप कराइए और मैं बताता हूँ। सुनिए, संविधान कहता है कि पंथ निरपेक्ष होंगे। अब इनको चुप कराइए। देखिए प्लीज, इनको जानकारी नहीं है, कानूनी जानकारी दे रहा हूँ, वो भी मुफ्त में दे रहा हूँ। सुनिए, संविधान कहता है कि आप पंथ निरपेक्ष होंगे और हर पार्टी कहती है जब रजिस्टर होती है कि हम संविधान की मर्यादा रखेंगे। मुस्लिमीन लगा के ये खुद बताते हैं कि एक धर्म विशेष की पार्टी है। आपने चुनाव आयोग से शिकायत की कभी? आपने चुनाव आयोग से कभी शिकायत की कि इनकी पार्टी से मुस्लिमीन हटवाइए? कभी की शिकायत आपने? आपने कोई केस दर्ज किया असदुद्दीन ओवैसी के किसी बयान पर? आपने असदुद्दीन ओवैसी के किसी बयान पर कोई केस दर्ज किया आज तक, जिसको आप भड़काऊ बयान कहते हैं? अच्छा, मतलब ये हमारी गलती है, हमने केस नहीं दर्ज किया, लेकिन उनकी कोई गौरव गलती जी, नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि ये नहीं, गौरव जी मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही सवाल पूछा कि आप लोग नूरा कुश्ती करते हैं क्या? आप लोग दूसरों को दिखाने के लिए लड़ते हैं क्या आपस में? पर्दे के पीछे एकजुट हैं? अगर आप बीच में ना टोके तो मैं बोल लूं। सर मैं तो लगातार मौका दे रहा हूं, आप ही बात पूरी तो नहीं आप कर रहे बीच में भी बोल रहे हैं। सुनिए, अब आपका तर्क ये है रोहित जी कि कोई मर्डर कर दे तो जो मर्डर कर रहा है उससे हम नहीं पूछेंगे, जो बगल में देख रहा है उसने कंप्लेंट करी या नहीं हम ये पूछेंगे। ये अच्छा तर्क है, लेकिन फिर भी आप बता दो, सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है कि कोई चांद सितारा और नाम मुस्लिमीन रख सकता है, ये पंथ निरपेक्षता है या नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा, सुन लीजिए एक मिनट, बस एक मिनट, इन्होंने कहा था पटक पटक के मारेंगे। तो सुनिए इम्तियाज जी, जब दो दो हाथ करने हो कर लीजिएगा। वैसे एक बात बता दूं, दारा सिंह जी आप जैसी जो पोलियो ग्रसित पार्टी है उससे दो दो हाथ नहीं करता। आपके लिए तो हमारी उंगली काफी है, दो दो हाथ आप क्या करेंगे ये जान लीजिए। भाटिया जी देखिए क्या है ना, भाटिया जी सुनिए मेरी बात। एक तो जो बात इम्तियाज जलील ने शुरू में कही, मुझे लगता है उसके राजनीतिक मतलब थे कि राजनीति के मैदान में आइए दो दो हाथ कर ले तो हम पटक देंगे। वो दो दो हाथ आप लोग कर ही रहे थे, पिछले एक महीने से आप लोग दो दो हाथ कर ही रहे थे। अब मेरा सवाल तस्लीम रहमानी से है। ठीक जलील साहब, तस्लीम रहमानी, मेरा सवाल ये है कि ये दो दो हाथ कर रहे थे वाकई, या केवल ये WWE टाइप की कुश्ती थी जिसमें आदमी को पता होता है किसको जीतना किसको हारना, और पहले से वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है सब कुछ? रोहित, आपको याद होगा पहली तारीख को ही जब जिस दिन पोलिंग हुआ था तो मैंने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि एमआईएम अपनी सीट्स को इंटैक्ट रखेगी, बीजेपी का मेयर नहीं बन पाएगा, टीआरएस की सीटें बहुत कम हो जाएंगी। ये मेरा ट्वीट पहली तारीख को था, किस बुनियाद पे था? मैं तो कोई सोशोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं वहां की कोई एग्जिट पोल करने भी नहीं गया था, बस दूर से पढ़ रहे थे और कुछ नहीं था। लेकिन मैंने जो कहा था उसकी बुनियाद ये थी कि जितना हाई प्रोफाइल कैंपेनिंग बीजेपी करेगी, जितना कम्युनलाइज करेगी, जितना ज्यादा वो मंदिरों से आएंगे, नाम बदलने की बातें करेंगे और जो भी बातें आपने अभी बताई थी कि वो सब बातें करेगी, उसका फायदा होगा मुस्लिम वोट का। वहां पे पोलराइजेशन जो पुराना हैदराबाद है, जो पहले भी हुआ था और वो अब भी हुआ। अभी अगर बीजेपी का इतना हाई प्रोफाइल कैंपेन ना हुआ होता तो एंटी इनकम्बेंसी में जो बाढ़ की एंटी इनकम्बेंसी थी हैदराबाद की, एमआईएम की सीटें भी उसी तरह कम हुई होती जैसे टीआरएस की थी। जहां टीआरएस, कांग्रेस जीत जाती क्या? नहीं, वो टीआरएस भी जीत सकती थी, कांग्रेस भी जीत सकती थी, बीजेपी खुद जीत सकती थी। आप देखिए कि बीजेपी ने जितनी सीटें अभी 35-36 के करीब इनकी सीटें रहने जा रही हैं, इन सीटों पर ये इतने हाई प्रोफाइल कैंपेन की बगैर भी एंटी इनकम्बेंसी में जीत रहे थे। लेकिन इनके निशाने कहीं और थे और इसके लिए इनको टीआरएस को हराने के लिए एमआईएम आप चुनाव लड़े आदमी, आप देखिए आप खुद मैदान में उतर चुके हैं। आपको लगता है कोई हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे बिना कैंपेन किए तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उसके खाते में वोट आ जाते हैं? आपके ना आ जाते? वरना सर अगर ऐसे ही आते हैं तो चुनाव जब लड़े जाते हैं, किस पे निशाना लगाया जाता है, हर एक का अपना एक अंदाज होता है स्ट्रेटेजाइज करने का।
ठीक है। बीजेपी की पोल स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसे मान लेना चाहिए। उसको माने बगैर हम इंप्रूव भी नहीं कर पाएंगे कुछ खुद हद को। तक आपकी लेकिन बात- लोकसभा का, असेंबली का और कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का कैंपेन का अंदाज तीनों का ही अलग होता है। कुछ अभी हद आप तक- कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लोकसभा के अंदाज से अगर लड़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज होगा ना। तो क्या क्यों पर्पस था इस तरीके ओवैसी से- को जिताना? आपके हिसाब से क्या पर्पस था ओवैसी को जिताना? पोलराइजेशन था, पर्पस पोलराइजेशन था। अगर ये नाकाम कायम है, ये बड़ी शर्मनाक जीत है बीजेपी की, शर्मनाक जीत है। और ये इसलिए है कि ये जिस वोटर को बाहर निकालना था, अरे आपके हिसाब से तो 2014 की जीत भी शर्मनाक थी, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश की जीत भी शर्मनाक थी, आपके हिसाब से 2019 की जीत भी शर्मनाक थी। मैं बता रहा हूं तो पूरा देश शर्मिंदा हो जाए, बस आप ना हो। शर्मनाक इसलिए है कि 46% पोलिंग से ज्यादा नहीं हो सका। ये है इनकी शर्म कि ये पूरा बीजेपी के प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर्स को ले जाने के बावजूद अपने वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर सके कि वो पोलिंग बूथ तक आ जाए। हैदराबाद में आमतौर पर पोलिंग कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता जितना इस बार हुआ है।